हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी 27। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसमें। ओके, तो फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज ऑब्जर्व दैट द शेयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पेड अप शेयर कैपिटल of GCL is 21%, or while the state government is Gujarat and Navyu Engineering Limited government come respectively 23 and 20%। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सी सिचुएशन एप्लीकेबल है। अब अगर आप गवर्नमेंट बेसिकली से पूछा कि गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, तो गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए गवर्नमेंट का वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या दोनों का मिक्स कितना होना चाहिए, विच इज नॉट लेस देन 51% से कम नहीं होना चाहिए। तो इस वाले केस में जीसीएल का कितना है 21% और स्टेट गवर्नमेंट का कितना है 23%। टोटल कितना हो गया 44%, विच इज लेस देन कितना 51% से कम है। तो जीसीएल इसमें क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी होगी नहीं होगी? जीसीएल गवर्नमेंट कंपनी? नो, ये तो आंसर नहीं है। जीसीएल इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी सिंस द होल्ड नव नवयुग का नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनी है। हमें किसका लिखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का देखते हैं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। जीसीएल इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी सिंस द गवर्नमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर होल्ड 44% of its paid expense, which is less than 51%. Option D. Which of the following the options is applicable in case Mr. Anand was preferred to be given the valuation assignment of valuing the assets of GECL? अब इसमें मिस्टर अनंत कौन है? मिस्टर अनंत, ही सेट अप हिज वैल्यूएशन प्रैक्टिस इन लंदन फॉर द लास्ट 5 years. ही केम टू विजिट इंडिया दिसंबर 24 2021 फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ अराउंड 1 month, और उसमें ही उसको टेंडर मिल गया। तो मतलब ये नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट इंडिया का नहीं है। तो वैल्यूएशन जो असाइनमेंट होते हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि वैल्यूएशन असाइनमेंट उसको ही मिलेंगे जो पर्सन बीइंग रेसिडेंट इन इंडिया है। तो इस केस में मिस्टर अनंत रेसिडेंट नहीं है, तो मिस्टर अनंत कैन नॉट एक्सेप्ट वैल्यू बीइंग पर्सन नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। In case PML is aggrieved by the order dated 30/10/2020 of the registrar of companies that led to removal of its name from the registrar of the companies and dissolution thereof, the discharge to file an appeal। अच्छा, अब इसमें लिखा है कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज ने पीएमएल को ऑर्डर दिया है कि अपना नाम हम इसका रिमूव कर रहे हैं। जो भी इसने पूरी चीजें कंप्लीट नहीं करूंगी, इस वजह से इसका नाम रिमूव हो रहा है रजिस्टर ऑफ कंपनीज से। तो इस वाली कंडीशन में वो एनसीएलटी को कब तक फाइल कर सकता है? तो लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी एग्रीड पर्सन है बाय द ऑर्डर ऑफ रजिस्टर ऑफ कंपनीज, वो विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर एनसीएलटी में अपील फाइल कर सकता है। तो विद इन 1 year नो, 2 years नहीं, यहाँ पे 3 years पीएमएल इज परमिटेड टू अपील फाइल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल विद पीरियड ऑफ 3 years ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following option is applicable in case PML denies to discharge his liability and other obligation contending that after dissolution it has ceased to operate? Okay. अब इसमें ये पीएमएल कह रहा है कि भाई मेरे को तो अब नाम हट चुका है, तो मेरे को अब कुछ भी काम नहीं करना, मेरे को अपनी लाइबिलिटीज वगैरह अदर ऑब्लिगेशन जितनी भी है मेरे को पूरी नहीं करनी। लेकिन लॉ ये कहता है कि अगर आपका नाम हट जाता है, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन आपका नहीं होगा, कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकती एज अ कंपनी, बट उसकी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जो भी उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, उसको वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। कोई भी क्रेडिटर्स है उसको उसको पेमेंट करनी है, कोई भी बैलेंसिंग अमाउंट है तो उसको सब कुछ पेमेंट करने के लिए वो कंपनी को सारी चीजें कंप्लीट करनी पड़ी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपका नाम हट गया तो आपको कुछ कंप्लीट नहीं करना। द कंटेंशन मिस्टर पीएमएल इज वैलिड, इट्स नॉट वैलिड। कंटेंशन पीएल इज नॉट वैलिड है वो। द कंटेंशन ऑफ पीएल इज इनवैलिड सिंस द डिसोल्यूशन शैल अफेक्ट द realization of the amount due due to it and discharge of the discharge of its liability and obligation. Option C is the correct answer. PML valid नहीं है। Suppose PML on its own decides to file an application to Registrar of Companies for removal of its name from the Register of Companies from the given option. Choose one of the one which shall be applicable in such a situation. अगर PML खुद ही अपना फाइल करना चाहते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनीज को, इस वाली कंडीशन में कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल होगा? पीएमएल इज परमिटेड टू फाइल एप्लीकेशन रजिस्टर ऑफ कंपनीज फॉर रिमूवल ऑफ। पीएमएल फाइल कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं उसको कंप्लीट करनी। इसमें लॉ ये कहता है कि वो फाइल कर सकती है अब अगर जब उसकी जितनी भी लाइबिलिटीज है वो पूरी हो गई, लाइबिलिटीज ने सारी जितनी भी डिस्चार्ज कर दी, ऑब्लिगेशन जितनी भी उसकी सबकी पेमेंट कर दी, और 75% ऑफ इट्स मेंबर बेसिकली स्पेशल रिजोल्यूशन उसने ऑप्टेन कर लिया, तो वो अपना रजिस्ट्रार में एप्लीकेशन खुद ही फाइल कर सकती है। ऑल द डायरेक्टर्स पीएमएल बोर्ड मीटिंग कैन पास अ रिजोल्यूशन। डायरेक्टर्स नहीं, पी 25% हमें लेना पड़ेगा, तो ऑप्शन नहीं होगा ये। आफ्टर एक्शन ऑफ लाइबिलिटीज, ये सारी सही है, बट 51% नहीं है, 75%, क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन में कितना चाहिए होता है हमें, 75%। तो पीएमएल आफ्टर एक्सटिंक्शन ऑल लायबिलिटी पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन ऑप्टिंग बाय कंसेंट ऑफ 75% ऑफ इट्स मेंबर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स स्टार्ट केस स्टडी 28।
From the case scenario, it is evident that Mr. Rohan and Mr. Sharad inherited 2,000 shares after the death of their father, Mr. Mool Chand, and the respective eligibility both had signed the wedding of petition as the contributories of Enjoy Textiles Limited according to the provisions of the company whether they were eligible to sign the petition. लॉ ये कहता है कोई भी कंट्रीब्यूटरीज हैं और उन्होंने जो भी पेटिशन जब राइटिंग अप के पहले 18 मंथ्स का अगर जो टाइम पीरियड होता है उसमें 6 महीने कम से कम इनको होल्ड करना जरूरी है। अगर वो 6 महीने तक होल्ड करते हो कंट्रीब्यूटरीज है तो फाइंडिंग अप की पेटिशन फाइल कर सकते हैं। मिस्टर मोहन मिस्टर शरद become the contributor inheriting of from the father but eligible to sign only if the share hold by them but fully paid up not otherwise। 6 मंथ्स वाला क्राइटेरिया देखना पड़ेगा हमें। मिस्टर मोहन ऑफ एलिजिबल टू साइन द पेंडिंग ऑफ पिटीशन इफ दे हेल्ड द शेयर इन ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ्स वाला है, लेकिन इसमें एक चीज और है भी है कि ये दोनों एक तरीके से लीगली भी इसके बाइंड हो गए। क्यों? क्योंकि उनके जो फादर थे वही इनके क्या कहते हैं होल्डर थे। उसके बाद उन दोनों के बेटे को मिल गया तो मिस्टर मोहन मिस्टर शरद एलिजिबल हो गए। 9 मंथ्स नहीं आएगा। ऑन द डेथ ऑफ देयर फादर मिस्टर मूलचंद फॉर्मर होल्डर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रॉम द केस it is not out of the 500 members who held partly paid up share, only 350 members paid their unpaid contributories and remaining 150 shareholders were yet to pay। 500 में खाली 350 members ने दिया है और 150 members ने नहीं दिए। Due from them, select the correct option from those given below as to whether payment made by 350 members would absolve the remaining 150 members from their liabilities। अगर इसमें पूछा है कि अगर 350 members ने दे दिया तो उसका मतलब है कि 150 members अपनी liabilities को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। जितने भी अनपेड शेयर होल्डर्स हैं उनको अपनी पूरी लाइबल है बंजर टैक्स कंट्रीब्यूटरीज को उनको अमाउंट पूरा कंप्लीट देना पड़ेगा रिस्पेक्टिव ऑफ शेयर होल्डिंग। In case amount required to settle the debt, the remaining is not required to pay their dues. No. All the shareholders holding partly with the shares are required to respond individually to demand notice whether they wish to pay। उनको पे करना ही पड़ेगा। ये भी नहीं है। Every unpaid shareholder will generate tax being a country liable to pay extent of unpaid amount on his shares। जितना भी अमाउंट अनपेड है उसको पे करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव ऑफ शेयर होल्डिंग। तो ऑप्शन डी। Binjoy Textile Limited want to compensate Mr. Raman Singh since he had to lose the office of managing director before the completion of his term। It is justified for the company to pay compensation Mr. Raman Singh। एक वो पढ़ना पड़ेगा मिस्टर रमन सिंह। Mr. Raman Singh for the loss of his office managing he had there been no winding up was ordered as ordered by the national company of Mr. Raman Singh would have retired in the year as per retirement sum was supposed to receive minimum 1 year in which he had to earn in the office of remainder of which accordingly Mr. Raman Singh was looking forward to receive his dues at the time of winding up। ऑप्शंस देखते हैं इसमें क्या लिखा है। और Venture Textile permitted to compensate is managing director। अगर पेटिशन जब वाइंडिंग अप होता है ना तो वाइंडिंग अप केस में हमें कंपनसेट नहीं करना पड़ता, ऐसा लॉ में लिखता है। इस परमिट टू कंपनसेट मैनेजिंग डायरेक्टर विच सबमिशन फॉर द लॉस ऑफ बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट नहीं। इज नॉट परमिट टू कंपनसेट फॉर द लॉस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इस टर्म बॉन्ड ऑफ द कंपनी एंड द नेग्लिजेंस मिस्टर रमेश सिंह वाज इन्वॉल्व। तो उसको कंपनसेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। परमिटेड नहीं है, परमिटेड नहीं है। बाइंडिंग अप केस में कंपनसेट अगर मैनेजिंग डायरेक्टर लॉस ऑफ ऑफिस हो रहा है तो उस केस में कंपनसेट करने की जरूरत नहीं होती। द कंपनी लिक्विडेटर मिस्टर दिलीप अपॉइंटेड नेशनल एनसीएलटी ने कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट करा है कुछ को मिस्टर दिलीप को हैड सम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद बिंजॉय टेक्सटाइल लिमिटेड। उसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब तो करेक्ट द करेक्ट डेट ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन बाय विच मिस्टर दिलीप वाज रिक्वायर्ड टू फाइल डिक्लेरेशन विद एनसीएलटी। अगर किसी भी जो भी एनसीएलटी ने लिक्विडेटर अपॉइंट करे अगर उसको ऐसा लगता है कि मेरे कंपनी के साथ लिक्विडेटर लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको W10 में विद इन 7 days फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एनसीएलटी को एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इस कंपनी के साथ तो मैं इस कंपनी का आगे साथ प्रोसीड नहीं कर सकता एज अ लिक्विडेटर। अब इसने अपॉइंट कब करा था? The National Company Law Tribunal appointed a company liquidator Mr. Dilip on 21st December। तो यहाँ से 7 days बाद 28th दिसंबर तक ये फाइल कर सकता है। 28th December ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Out of the following four options, select the one which
correctly indicate the role of registrar of companies on the receipt of intimation of order from the National Company Law Tribunal for winding up of the Benjoy Textiles Limited. The registrar of companies will keep a vigilance over the winding up process initiated by Benjoy Textiles. अगर वो कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, अगर करेक्टली रजिस्टर ऑफ कंपनीज इंटीमेट जब एनसीएलटी का ऑर्डर आता है तो उस केस में क्या इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? Rest companies will keep a vigilance over the winding up of order. The register of company will assist the company liquidator, Mr. Dilip, in winding up process. Mr. Dilip तो ठीक है. Mr. Company shall make an endorsement to that effect in his record relating to the Binjai Textile Limited and notify in the official gazette. The registrar of company will strike off the name of Binjai Textile Limited from the registrar of company. इस केस में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एक नोटिस भेजना पड़ता है, किसको? कंपनी को भी, और एक ऑफिशियल गैजेट में भी नोटिफाई करना पड़ता है कि हाँ इस कंपनी का नाम जो है रिमूव हो रहा है, एनसीएलटी ने उसको ऑर्डर पास करा है एंड ऑल जो भी डिटेल्स देनी पड़ती हैं. तो कंपनी जो इसमें ऑप्शन सी जाएगा, रजिस्टर ऑफ कंपनी शैल मेक एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट इन हिज रिकॉर्ड रिलेटिंग टू बिंजॉय टेक्सटाइल्स लिमिटेड एंड नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स स्टार्ट केस 29. Mr. Khurana, Mr. Singh, Mr. Dillon had filed an application with the National Company Law Tribunal against operation and mismanagement prevailing in the New Age Automobiles Private Limited, which Jagat Electricals Limited is the majority shareholder. Choose the correct option whether said application maintainable with the NCLT. इस वाले केस में खाली 4 शेयर होल्डर्स हैं, मिस्टर खुराना, मिस्टर सिंह, मिस्टर धिल्लौन और जगत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. तो इस वाले केस में अब ये पूछ रहा है कि उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की, तो वो लोग मेंटेनेबल होगी या नहीं होगी. अगर ऐसा है कि विच इज, अगर किसी भी कंपनी में मेंबर 100 से कम है, ये 1/10 ऑफ द मेंबर्स जो भी कम है इन दोनों में से, अगर वो लोग एप्लीकेशन फाइल करते हैं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की, तो ये अलाउड है, वो मेंटेनेबल मानी जाएगी. तो इस केस में 4 मेंबर्स है, 4 में से कितने ने फाइल कर दी? 3 ने. तो विच एवर, ऑब्वियसली 1/10 से ज्यादा ये फाइल कर रखा है, तो इस वाले केस में इन तीनों की एप्लीकेशन क्या होगी? मेंटेनेबल होगी. एप्लीकेशन फाइल में एनसीएल कैन नॉट बी मेंटेन्ड एज देन 10% से मेंबर्स देखे जाए, इसमें शेयर्स की वैल्यू नहीं देखी जाती, तो ये ऑप्शन नहीं है. द एप्लीकेशन फाइल बाय मिस्टर एनसीएल and with the NCLT Mr. Khurana, Mr. Singh, Mr. Dillon against operation and mismanagement prevailing in the New Age Automobiles Private Limited is maintainable. So option B is the correct answer. Jagat Electricals Limited sent a notice after invoking the previous notice to Mr. Khurana, Mr. Singh, Mr. Dillon, respectively offering them to sell their shares and agreed price to be decided practicing chartered accountant. पहली बात तो चीज यहीं पे गलत हो गई. प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट, जो भी प्राइस डिसाइड होता है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा जो है, प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा नहीं होता. इवन अगर प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर है तो वो एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट लिखा है, ये वो चीज यूज नहीं हो सकती, इसमें रजिस्टर्ड वैल्यूअर होगा. तो इस वाले केस में वो, अब इसमें ये लॉ ये कहता है कि अगर माइनर शेयर होल्डर्स हैं, अगर उनको बेचना है तो उन पे डिपेंड करता है, उनका मन है, अगर उनका मन नहीं है तो नहीं बेचना. और जो प्राइस डिसाइड होगा किससे डिसाइड होगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर से. पहली ये ऑप्शन गलत हो गया. इट इज ऑप्शनल फॉर द माइनर शेयर होल्डर सेल देयर शेयर होल्डर्स, ऑप्शनल टू मेजॉरिटी शेयर होल्डर, बट द प्राइस नीड्स टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन कैरिड आउट बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कंपनी सेक्रेटरी नहीं, हैव नो ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन है उनके पास, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज एविडेंट दैट मिस्टर सिंह, मिस्टर खुराना एंड मिस्टर दिल्लौन बीइंग माइनॉरिटी शेयर रिफ्यूज टू सेल देयर शेयर होल्डिंग्स ऑफ 8% टू जगत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. In case trio agrees to proposal, then maximum with how much time the consideration shall be disbursed to them after it's deposited by Jagat Electricals Limited in a separate bank account to be operated by New Age Mobiles Auto Private Limited. इस केस में ये बोल रहा है कि अगर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उस केस में जो उन्होंने अमाउंट डिपॉजिट करा हुआ था कब तक डिसबर्स हो जाना चाहिए? विद इन 60 डेज. मैक्सिमम कितना? विद इन 60 डेज. तो मैक्सिमम विद इन 60. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. जितने भी केस स्टडीज आ रहे हैं आपको देखो डायरेक्ट आंसर हमें मिल जाएंगे, बट आपको प्रोविजन याद, अगर प्रोविजन याद है तो आपको यहाँ पे आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा. प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आज के पेपर में? आईसीआई क्वेश्चंस तो कहीं से भी दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, आपको प्रोविजन भी नहीं पता. अगर आप प्रोविजन ही नहीं पढ़ोगे ढंग से तो आप क्वेश्चन कैसे वहाँ पे सॉल्व करोगे? Singh Finance Company Private Limited and Arpita Traders Private Limited were of the view that Charan Singh Auto Private Parts Private Limited is likely to transfer its assets in a manner that will prejudicially affect their interest in the capacity as the creditors. अब इसके देखना पड़ेगा कि कौन कौन से क्रेडिटर्स हैं. एक तो चरण सिंह इज रिक्वायर्ड टू पे 75, अर्पिता है,
सिंह फाइनेंस कंपनी आर 4 lakhs। ओके, 10 लाख लिया था तो उसमें से 6 लाख रिपे कर दिया और 4 लाख बचा है और अर्पिता का 75,000 बचा है। बोथ सिंह एंड, अब एक कंडीशन ये होती है कि अगर किसी भी क्रेडिटर का अमाउंट 1 लाख से कम है तो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। तो इसमें अर्पिता तो फाइल कर ही नहीं सकती क्योंकि उसका लेस देन 1 लाख है, दैट इज 75,000। बोथ सिंह एंड अर्पिता नो। ओनली सिंह फाइनेंस कंपनी इट्स कैपेसिटी एज क्रेडिटर इज एलिजिबल टू फाइल एन एप्लीकेशन विद द एनसीएलटी अगेंस्ट चरण सिंह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। करेक्ट, ऑप्शन बी। और अर्पिता पर कर ही नहीं सकती, सिंह इट्स सिक्योर क्रेडिटर। ऐसा कुछ नहीं होता क्रेडिटर अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड, इसमें ये मैंने देखा जाए कि अमाउंट का बेसिस पे देखा जाता है। 1 लाख से कम है तो वो फाइल नहीं कर सकता हूँ, तो ऑप्शन बी। द इन्वेस्टिगेशन बीइंग पेंडिंग यतिन मैकेनिकल अपरेटस प्राइवेट लिमिटेड डिजायरस ऑफ डिस्चार्जिंग मिस्टर ऋतिक फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम हिज जॉब एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब इस वाले केस में यतिन मैकेनिकल प्राइवेट लिमिटेड डिस्चार्ज करना चाहते हैं मिस्टर ऋतिक को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब यतिन की जो यहाँ पे है यतिन मैकेनिकल प्राइवेट ऑपरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके ऊपर केस चल रहा है एनसीएलटी के द्वारा। तो अब जब ये एनसीएलटी को नोटिस भेजेगी, पहले एनसीएलटी से अप्रूवल लेगी कि हम इसको रिमूव कर रहे हैं, उसके बाद ही ये लोग उस सीएफओ को रिमूव कर सकते हैं, एंटी अनलेस से रिमूव नहीं कर सकते। यतिन मैकेनिकल कैन नॉट डिस्चार्ज टिल द एक्सपायरी ऑफ 15 फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। नहीं, मैकेनिकल प्रैक्टिकल्स प्राइवेट लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू सीक अप्रूवल ऑफ द एनसीएलटी बिफोर डिस्चार्जिंग मिस्टर इफामी जॉब। यस, उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी एनसीएलटी से। इज रिक्वायर्ड टू सीक अप्रूवल ऑफ इंस्पेक्टर्स कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन बिफोर डिस्चार्जिंग। इंस्पेक्टर्स की नहीं, एनसीएलटी की, ऑप्शन बी। ऑप्शन टिल द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, 30 डे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है एनसीएलटी के, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो, केस स्टडी 30, लेट्स स्टार्ट। Okay. In the above case scenario, one of the directors, Vallabh, wanted to invest surplus funds of BTDL amounting to rupees 50 lakh in the equity share of reputed company as a part of investment plan. It noticed that 5 directors out of total 7 directors attended a board meeting in which this proposal was discussed and only 3 directors consented to the proposal. सबसे पहली बात चीज़ तो इसमें इसमें ही डिसअलाउड हो गया कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। क्यों? अगर कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसको बोर्ड मीटिंग में जब जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट है सबका कंसेंट फेवर में होना चाहिए, जब जाके ही वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें 5 डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे, खाली 3 डायरेक्टर्स ने इसमें अपना फेवर में दिया है, बट वो कंसेंट नहीं माना जाएगा जब तक सारे 5 डायरेक्टर्स में कंसेंट नहीं देते। कंसेंट बेसिकली फेवर में नहीं देते कि 5 के 5 डायरेक्टर चाहते हैं कि हाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैन गो हेड विद इन्वेस्टमेंट? नो। BTL cannot invest amounting 50 lakh in equity shares since all the 5 directors present did not agree to such investment plan. Option B is the correct answer. From the case scenario, it is evident that BTTL called a board meeting on the 10th September 2021 at 3 p.m. at its registered office at Worli, Mumbai, to deliberate on the issue of expanding its activities into a certain other areas as well. However, no business could be undertaken for want of quorum and the meeting was adjourned. ओके, मीटिंग एडजर्न हो गई क्योंकि कोरम नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम थी, जो भी इशू था उसकी वजह से। अगर उसमें क्या होता है इस कंडीशन में, तो ये जितनी भी मीटिंग होती है एक वीक बाद एडजर्न हो जाती है एट द सेम डेट सेम टाइम सेम प्लेस। तो इस केस में 10 सितंबर, 10 सितंबर के बाद कब तक आ जाएगी? 17 सितंबर को। तो यहाँ पे क्या आएगा? 17 सितंबर, 17 सितंबर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द केस सिनेरियो डज नॉट स्पीक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर अपॉइंटमेंट डायरेक्टर के बारे में बात ही नहीं करे तो रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एनी अपॉइंटमेंट independent director. From the options given below, choose one which indicate the maximum amount which VTTL can invest for acquiring by way of purchase the securities of any other body corporate without passing a special resolution. अगर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं कर रही है तो इसका इसमें एक्वायर कैसे कर सकती है? उसमें होता है कि 100% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम एंड सॉरी 60% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व, और 100% ऑफ इट्स फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम विच एवर इज मोर। तो इस वाली केस में इनके पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 6 करोड़, और फ्री रिजर्व सरप्लस कितना है? 25। तो 6 + 2 8.5। अब 8.5 का हम जब 60% करेंगे उसका अमाउंट कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 5.1 करोड़। और यहाँ पे 2.5, इसका 100% कितना हो गया? 2.5। तो इन दोनों से ज्यादा कौन सा है? 5.1 करोड़। तो 5.1 करोड़ वो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। द BTTL कैन इन्वेस्ट अप टू maximum 5.10 crore for acquiring by a purchase of securities
आंसर। ओके गाइज, यहाँ पे केस स्टडी 30 तक कंप्लीट हो चुकी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, प्लीज़ हमें मेल करो या कमेंट सेक्शन में बताओ। और कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।